नमस्कार दोस्तों, आज से हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज की मध्य प्रदेश यानी एमपी जीके की आज की हमारी पहली क्लास है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन। तो आज हम मध्य प्रदेश के गठन से शुरुआत कर रहे हैं एमपी जीके की। दोस्तों, मध्य प्रदेश को पढ़ने से पहले हमें यह पता तो होना चाहिए कि मध्य प्रदेश कैसे अस्तित्व में आता है, किस प्रकार से मध्य प्रदेश का गठन होता है। तो इसके गठन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के गठन को पढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करें। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के गठन की। आपको पता है कि मध्य प्रदेश का गठन, अधिकांश लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। लेकिन 56 से पहले 47 तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही और 47 से पहले भी मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले गठन के बारे में 1947 से पहले की स्थिति। देखो, आज जो हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश है, यह वर्तमान मध्य प्रदेश 1947 से पहले कैसा रहा, ठीक है, यहां पर किन किन लोगों का शासन रहा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो 47 से पहले यदि आप देखोगे तो 47 से पहले हमारे मध्य प्रदेश में आप देखोगे भारत का जो इतिहास आप पढ़ते हैं तो भारत का इतिहास में हम 3 भाग में भारत के इतिहास को पढ़ते हैं। एक तो प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा हम पढ़ते हैं मध्य भारत का इतिहास और तीसरा हम पढ़ते हैं क्या, आधुनिक भारत का इतिहास। तो 3 भाग में हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो प्राचीन काल में आप जाओगे तो प्राचीन भारत के इतिहास में आप देखोगे तो भारत 16 महाजनपदों में बटा था, जिसमें से 2 महाजनपद थी, एक अवंती और चेदी। याद रखना, 2 ऐसी महाजनपद थी, एक महाजनपद थी अवंती और दूसरी महाजनपद हुआ करती थी चेदी। तो ये जो अवंती और चेदी महाजनपद है, इसका शासन हुआ करता था हमारे मध्य प्रदेश तक। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश 47 से पहले क्या स्थिति थी। तो 47 से पहले आप देखोगे भारत के, प्राचीन भारत के इतिहास में आप जाकर देखोगे तो जो आज हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश है, इस वर्तमान मध्य प्रदेश पर प्राचीन भारत में अवंती और चेदी महाजनपद हुआ करती थी, ठीक है। फिर आप मध्यकाल में प्रवेश करोगे तो मध्य भारत के इतिहास में आप देखोगे तो जो हमारा मध्य प्रदेश का मालवा वाला जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का जो मालवा वाला क्षेत्र है, यहां पर स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत का शासन हुआ करता था। स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत का यहां पर शासन हुआ करता था, ठीक है। ये कब की बात कर रहे हैं हम, मध्यकाल की, ठीक है। मध्यकाल में हमारा जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, इस वर्तमान मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत का शासन था। और जो हमारा मध्य प्रदेश का जो निमाड़ वाला एरिया है, यहां पर फारूकी वंश का शासन हुआ करता था। फारूकी वंश का शासन यहां पर हुआ करता था, ठीक है। फिर जो हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश है, पूर्वी मध्य प्रदेश जो है, तो इस पूर्वी हिस्से में गोंड वंश के राजाओं का शासन हुआ करता था। गोंड वंश के राजाओं का यहां पर शासन हुआ करता था। यह कब की बात की हमने, मध्य काल की, ठीक है। तो मध्य काल में हमारे मध्य प्रदेश पर, आज का जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश पर मध्य भारत के इतिहास में आप देखोगे तो मालवा क्षेत्र में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत का शासन था, निमाड़ क्षेत्र में फारूकी वंश का शासन था और पूर्वी मध्य प्रदेश में गोंड वंश के राजाओं का शासन हुआ करता था, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देखोगे आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत का इतिहास आप देखोगे तो आधुनिक भारत का इतिहास जब आप पढ़ते हो तो यहां पर अंग्रेजों का आगमन हमारे भारत में हो जाता है और धीरे धीरे अंग्रेज हम पूरे भारत को अपने अधीन कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि ये अंग्रेज क्या करते हैं, 1861 तक मध्य प्रदेश तक ये पहुंच जाते हैं और मध्य प्रदेश को ये अपने अधिकार में ले लेते हैं। तो अपने मध्य प्रदेश को अपने अधिकार में लेकर अंग्रेज 1861 में एमपी में, मध्य प्रदेश वाले जहां पर आज हमारा मध्य प्रदेश है, वहां पर ये सीपी प्रांत की स्थापना करते हैं। सीपी प्रांत यानी कि सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना की जाती है अंग्रेजों के द्वारा आज के हमारे जो मध्य प्रदेश है यहां पर, ठीक है। तो 1861 में सीपी प्रांत बनता है और 1933 में अंग्रेजों द्वारा ही हमारे कुछ मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से पर बरार प्रांत की स्थापना की जाती है। तो ये जो सीपी प्रांत और बरार प्रांत ये गठित होता है अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। 1861 में सीपी प्रांत बनता है और 1933 में बरार प्रांत का गठन होता है। और ये स्थिति कब तक रहती है, ये स्थिति रहती है 1947 तक, यानी कि भारत की आजादी तक। तो हमने देखा कि 47 से पहले हमारे मध्य प्रदेश में क्या क्या रहा। तो सबसे पहले हमने देखा प्राचीन भारत के इतिहास में, तो प्राचीन काल में चेदी और अवंती महाजनपद हुआ करती थी हमारे मध्य प्रदेश वाले
एरिया में, ठीक है। मध्यकाल में मालवा क्षेत्र में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत का शासन था और निमाड़ क्षेत्र में फारूकी वंश का शासन था, ठीक है। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश है यहाँ पर गोंड वंश के राजाओं का शासन था। फिर आधुनिक भारत में आप प्रवेश करोगे तो अंग्रेज आ जाते हैं यहाँ पर और 1861 में सीपी प्रांत का गठन करते हैं और 1933 में ये बरार प्रदेश का ये गठन करते हैं। और ये प्रदेश कब तक चलते हैं तो ये 1947 तक चलते हैं। भारत की आजादी तक ये अंग्रेजों का यहाँ पर शासन रहता है, ठीक है। अब 47 में जब भारत आजाद हो जाता है तो आजादी के बाद में भारत को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से भारत को 4 भाग में बांटा जाता है। जब भारत को 4 भाग में बांटा जाता है तो जो आज हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश है ये 3 भाग में विभक्त होता है, पार्ट ए, बी और सी। और जो भारत का चौथा पार्ट है, पार्ट डी, उसमें रखा जाता है केवल और केवल अंडमान निकोबार को, ठीक है। तो ये हमारी स्थिति रही कब से कब तक की, 1947 से पहले की, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखेंगे 1947 से 56 तक की स्थिति। ये हमने देखा 1947 तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही। अब आपको एक बात और याद रखना है कि 1947 से पहले भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। जब भारत को आजादी मिलती है 1947 में तो 47 के बाद इन रियासतों का एकीकरण किया जाता है। इन रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण किया जाता है। तो इन रियासतों का एकीकरण क्यों किया जाता है, क्या जरूरत पड़ी इन रियासतों का एकीकरण करने की, तो आपको पता होगा 47 में जब हमको आजादी मिली थी तो ये आजादी हमको मिली थी स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। और इस अधिनियम की जो मुख्य बातें थी वो क्या थी कि एक तो भारत और दूसरा पाकिस्तान 2 देश बनेंगे और तीसरी इसमें ये मुख्य बात थी कि जितने भी भारत में जो रियासतें हैं ये रियासतें चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती है या ये भारत में मिल सकती है या फिर ये रियासत अपने आप को स्वतंत्र घोषित ये कर सकती है। तो इस अधिनियम का फायदा उठाकर सारी रियासतों ने अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। तो अब भारत में ऐसे कई सारे बहुत सारे जो रियासत थी सबने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो कई सारे देश बन गए, कई सारे राज्य हमारे भारत में निर्मित हो गए। तो अब इसमें दिक्कत यह होने लगी कि जब भारत को आजादी मिली तो उसी दौरान हमारे यहाँ पर संविधान का निर्माण हो रहा था। तो हमारे संविधान निर्माताओं को ये चिंता थी कि हम इस संविधान का निर्माण जो कर रहे हैं तो इस संविधान को हम लागू कहां करेंगे, क्योंकि हमारा भारत तो छोटे छोटे कई टुकड़ों में ये बढ़ गया है, यहाँ पर कई देश बन गए, तो इस संविधान को हम कहां लागू करेंगे। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर इन सारी रियासतों को इकट्ठा करके एक अखंड भारत का निर्माण करना था और इसकी जो जिम्मेदारी दी गई थी ये जिम्मेदारी दी गई थी हमारे पटेल साहब को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई और काफी मेहनत करके सारी रियासतों को इन्होंने एक करके अखंड भारत का निर्माण किया। तो जब इन रियासतों का एकीकरण हो जाता है तो इसी दौर में आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और भोपाल रियासत भारत में मिलने से इन रियासतों ने मना कर दिया था। बाद में फिर इन रियासतों का भी भारत में विलय कर लिया जाता है। तो कैसे किया जाता है इन रियासतों का विलय, इस पर पूरा मैं एक आपको क्लास दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इन सारी रियासतों का भारत में विलय करवाया गया। फिलहाल हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश का गठन। तो जब इन रियासतों का एकीकरण हो जाता है उसके बाद में हमारे भारत में प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण भारत को 4 भाग में विभक्त किया जाता है। तो भारत को जब 4 भाग में बांटा जाता है, पार्ट ए, बी, सी और डी। तो जब भारत को 4 भाग में बांटा जिसमें से हमारा जो वर्तमान मध्य प्रदेश है ये 3 भाग में विभक्त हुआ। तो ये जो हमारा मध्य प्रदेश, जो अभी मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य हमारे यहाँ पर अभी अस्तित्व में नहीं है 47 के बाद, ये कब अस्तित्व में आता है 1956 में। तो ये जो हमारा मध्य प्रदेश है जब भारत को 4 भाग में विभक्त किया गया तो ये मध्य प्रदेश हमारा 3 भाग में विभक्त हुआ, पार्ट ए, बी और सी। और जो भारत का चौथा पार्ट था, पार्ट डी, उसमें रखा गया था केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। तो मध्य प्रदेश ये हमारा 3 भाग में विभक्त होता है, पार्ट ए, बी और सी। तो याद रखना यहाँ पर इन तीनों पार्ट से क्या क्या एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो ए वाला हिस्सा है इसका नाम है सीपी एंड बरार प्रदेश। और ये जो सीपी बरार प्रदेश, यहाँ पर मैं आपको बता दूं सीपी प्रांत का जो सीपी प्रांत कब बना था, तो ये बना था 1861 में, ये सीपी प्रांत बना था और बरार प्रदेश बना था 1933
1933 में। तो सीपी और बरार प्रदेश का जो पार्ट ए में गठन किया गया था, ये सीपी, बरार, महाकोशल, छत्तीसगढ़ की रियासतें और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर ये बनाया गया था, सीपी एंड बरार प्रदेश। इसमें जो सीपी प्रांत है, इस सीपी प्रांत की 14 रियासतों को इस पार्ट ए में मिलाया गया था। तो इस प्रकार से ये पार्ट ए का गठन किया जाता है। तो याद रखना किन किन को मिलाकर ये पार्ट ए का गठन किया गया, तो सीपी, बरार, महाकोशल, छत्तीसगढ़ की रियासत और बघेलखंड की कुछ रियासतों को मिलाकर सीपी एंड बरार प्रदेश का गठन किया गया था। और जो ये सीपी प्रांत है, जो अंग्रेजों के अधिकार में था, इस सीपी प्रांत में 14 रियासतें शामिल थी। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर ये पार्ट ए में सीपी एंड बरार प्रदेश का गठन किया जाता है। और जो पार्ट ए है, इसकी जो राजधानी है, ये राजधानी बनाई जाती है किसको, नागपुर को। अब यहां पर एक बात और याद रखना, ये जो नागपुर है, ये मध्य प्रदेश की प्राचीन राजधानी है। प्रश्न आता है मध्य प्रदेश की प्राचीन राजधानी कौन सी है, तो याद रखना नागपुर मध्य प्रदेश की प्राचीन राजधानी कहलाती है। अब पार्ट ए में प्रशासन करने के लिए यहाँ का जो मुखिया था, यहाँ का जो प्रमुख था, ये प्रमुख नियुक्त किया गया पंडित रविशंकर शुक्ल को। ठीक है, पार्ट ए का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखना पंडित रविशंकर शुक्ल को पार्ट ए का प्रमुख नियुक्त किया गया। और जो पार्ट ए के राज्यपाल थे, ये राज्यपाल बनाए गए थे ई राघवेंद्र राव। ठीक है, तो ई राघवेंद्र राव पार्ट ए के राज्यपाल थे। पंडित रविशंकर शुक्ल यहाँ के सीएम थे और राजधानी क्या थी, नागपुर। और नागपुर मध्य प्रदेश की प्राचीन राजधानी कहलाती है। फिर आगे आप देखोगे पार्ट बी। तो पार्ट बी जो मध्य प्रदेश का ये वाला पार्ट बी वाला जो हिस्सा है, इसे कहते हैं मध्य भारत। तो ये जो मध्य भारत है, ये मध्य भारत का जो गठन किया गया था, ये किया गया था 25 रियासतों को मिलाकर। मध्य प्रदेश की 25 रियासतों को मिलाकर ये पार्ट मध्य भारत का गठन किया गया था पार्ट बी में। और पार्ट बी की जो राजधानी थी, ये थी इंदौर और एक ग्वालियर। तो पार्ट बी की 2 राजधानी थी, याद रखना, एक इंदौर और दूसरी ग्वालियर। ठीक है, तो इंदौर जो राजधानी थी, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, और जो ग्वालियर थी वो शीतकालीन राजधानी थी। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि मध्य प्रदेश की शीतकालीन राजधानी कौन सी थी, तो याद रखना ग्वालियर शीतकालीन राजधानी थी और इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। और ये दोनों जो राजधानी थी 6-6 माह के लिए थी। 6 माह इंदौर और 6 माह के लिए राजधानी बनाई गई थी कौन, ग्वालियर। अब ये जो 2 राजधानी बनाई गई थी पार्ट बी की, ये 2 राजधानी बनाने का कारण क्या था, इसको समझना। पार्ट बी में 2 राजधानी बनाने का कारण यह था कि आपको पता होगा इंदौर में सिंधिया राजघरानों का शासन था, इंदौर में देवी अहिल्याबाई का शासन था, होलकर राजघरानों का शासन था, और ग्वालियर में सिंधिया राजघरानों का शासन यहां पर हुआ करता था। तो अब जब ये पार्ट बी में मध्य भारत का जब गठन किया गया था, तो यहां पर जब राजधानी बनाने की बात आई, तो इंदौर और ग्वालियर का नाम आगे आया। तो यदि अगर इंदौर को अकेले को राजधानी बनाया जाता, तो ग्वालियर राजघराने के जो सिंधिया लोग थे, ये नाराज थे कि इंदौर वाले हम पर कैसे शासन कर सकते हैं। ठीक है, हम भी एक राजा हैं। तो इंदौर को राजधानी बनाने के लिए बनाते तो ग्वालियर राजघराने वाले लोग नाराज होते थे। अब अगर यदि ग्वालियर को अकेले को राजधानी बना दे, तो इंदौर में देवी अहिल्याबाई यानी कि होलकर राजघराने के लोग नाराज, वो भी, उनका भी स्वाभिमान था कि ग्वालियर यानी कि सिंधिया लोग हम पर कैसे शासन कर सकते हैं। तो यानी कि अगर दोनों में से किसी को भी राजधानी बनाए, तो दोनों के जो राजा थे उनके हितों में टकराव हो रहा था। तो इसको ध्यान में रखते हुए फिर हमारी जो गवर्नमेंट थी, उसने दोनों को राजधानी बना दिया, इंदौर को भी और ग्वालियर को, दोनों को राजधानी बना दिया, ताकि 6 महीने के लिए इंदौर राजधानी और 6 महीने के लिए ग्वालियर को राजधानी बना दी, ताकि अगर 6 महीने इंदौर वाले ग्वालियर पर शासन करेंगे, तो 6 महीने ग्वालियर वाले भी इंदौर पर शासन करेंगे। तो इसलिए ये 6-6 महीने के लिए दोनों को राजधानी बना दिया गया। अगर फिर भी ये दोनों नहीं मानते, तो फिर तीसरी जो राजधानी थी वो ऑप्शन में रखी गई थी उज्जैन। अगर ये नहीं मानते, तो फिर तीसरी जो राजधानी बनाई जाती वो थी उज्जैन। ठीक है, तो इस प्रकार से पार्ट बी की ये 2 राजधानी अस्तित्व में आती है, एक इंदौर और दूसरी ग्वालियर। तो यहां पर याद रखना, इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी है और ग्वालियर शीतकालीन राजधानी है। ठीक है, अब पार्ट बी यानी मध्य भारत, यहाँ के जो प्रमुख है ये नियुक्त किए गए थे लीलाधर सेठ या लीलाधर जोशी। ठीक है, लीलाधर सेठ के नाम से ये जाने जाते थे, इनके सरनेम है जोशी। और यहां पर एक बात और याद रखना, जो पार्ट बी है, पार्ट बी यानी कि जो मध्य भारत है,
तो इसके प्रमुख उस समय तो लीलाधर सेठ थे। लेकिन जब मध्य प्रदेश का गठन होता है 1956 में, राज्य का जब गठन होता है, यानी मध्य प्रदेश राज्य का 1956 में जब गठन होता है, तब इस मध्य भारत के जो प्रमुख थे, ये प्रमुख कौन थे? तो याद रखना तख्तमल जैन। ये प्रश्न भी एग्जाम में आपका आ चुका है कि मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य भारत के सीएम कौन थे? तो याद रखना तख्तमल जैन मध्य भारत के सीएम थे राज्य गठन के समय। तो ये इतनी जानकारी है पार्ट बी के बारे में, ठीक है। फिर आगे तीसरा जो भाग है हमारा पार्ट सी। पार्ट सी, तो ये जो पार्ट सी है, ये वाला जो मध्य प्रदेश वाला जो हिस्सा है पार्ट सी के अंतर्गत आता है। तो ये वाले हिस्से में यहां पर गठित किया गया क्या? विंध्य प्रदेश। अब जो ये विंध्य प्रदेश है, ये विंध्य प्रदेश बनाया गया 38 रियासतों को मिलाकर। याद रखना मध्य प्रदेश की 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। और विंध्य प्रदेश की जो राजधानी थी, यह राजधानी बनाई गई किसे? रीवा को, ठीक है। विंध्य प्रदेश की राजधानी किसे बनाई गई? तो याद रखना रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी बनी। और विंध्य प्रदेश के जो प्रमुख थे, ये प्रमुख नियुक्त किए गए थे कौन? मार्तंड सिंहदेव। यानी कि विंध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था 1948 में, विंध्य प्रदेश का गठन कब होता है? याद रखना 1948 में विंध्य प्रदेश बनता है। तो विंध्य प्रदेश जब बना था 48 में, तब यहाँ के तत्कालीन जो प्रमुख नियुक्त किए गए थे, वो किसे नियुक्त किया गया था? मार्तंड सिंहदेव को। ये रीवा के महाराजा थे, याद रखना ये रीवा के महाराजा थे और इन्हें यहाँ का प्रमुख नियुक्त किया गया। लेकिन 1952 में आम चुनाव होते हैं और इस आम चुनाव में जो 60 निर्वाचित सदस्यों की एक विधायिका बनती है और उस विधायिका के द्वारा 1952 में जो विंध्य प्रदेश है, यहाँ के जो सीएम नियुक्त किए जाते हैं, वो किसे नियुक्त किया जाता है? तो शंभुनाथ शुक्ल को। तो प्रश्न आता है कि 1952 में जो सीएम नियुक्त हुए विंध्य प्रदेश के, वो कौन थे? तो शंभुनाथ शुक्ल थे। और जब विंध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तब यहाँ के सीएम कौन थे? तो मार्तंड सिंहदेव यहाँ के सीएम थे, ठीक है। तो ये पार्ट सी इस प्रकार से बनता है मध्य प्रदेश का विंध्य प्रदेश। अब इसमें एक बात और याद रखना, जो पार्ट सी है, ये जो पार्ट सी वाला जो हिस्सा है मध्य प्रदेश का, ये वाला हिस्सा, यहां पर एक स्वतंत्र रियासत रहती है, भोपाल रियासत, जो कि जिसने भारत में विलय करने से इनकार कर दिया। तो ये जो भोपाल रियासत है, ये उस समय 1947 में जब भारत आजाद होता है, तब भोपाल रियासत ने भारत में विलय करने से मना कर दिया था। तब यहाँ के जो नवाब थे, वो थे हामिदुल्लाह खान, जिन्होंने भारत में विलय करने से इनकार कर दिया था। तो इसके बाद में फिर थोड़े दिन बाद 1 जून 1948 को भोपाल रियासत ने भारत में विलय कर दिया और यहाँ के जो प्रमुख नियुक्त किए गए भोपाल रियासत के 1952 में, ये प्रमुख नियुक्त किए गए थे शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। तो याद रखना भोपाल रियासत के जो प्रमुख थे, वो किसे नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था शंकर दयाल शर्मा को। और भोपाल रियासत ने भारत में विलय कब किया? तो ये किया था 1 जून 1948 को, ठीक है। तो ये जो भोपाल रियासत थी, ये भोपाल रियासत किस क्षेत्र में आती थी? तो ये विंध्य प्रदेश के अंतर्गत ये भोपाल रियासत आती थी, ठीक है। तो ये थे मध्य प्रदेश के 3 भाग, जिनसे आने वाले एग्जाम में आपके प्रश्न, तो ये हमने देखा मध्य प्रदेश के तीनों भागों के बारे में, क्या क्या आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से बनते हैं। अब ये जो स्थिति रहती है 47 में, हमारे 47 के बाद ये हमारे मध्य प्रदेश की, और ये स्थिति रहती है कब तक? 1956 तक। अब इसी 47 से 56 के बीच में और क्या क्या होता है, इस पर आगे हम चर्चा करते हैं। भारत जब 47 में आजाद हो जाता है, तो 47 में आजादी के बाद में भारत को हमने देखा था प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 4 भाग में बांटा था। लेकिन हमारे भारत में अलग अलग क्षेत्र से भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसके लिए तर्क ये दिया था लोगों ने कि भाषा के आधार पर भारत में राज्य इसलिए बनाए जाने चाहिए कि भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है। अब यदि कोई राजस्थान का कोई व्यक्ति है, वो दक्षिण भारत में जाकर, आंध्र प्रदेश में जाकर अगर शासन करेगा, तो वो राजस्थान वाले से आंध्र प्रदेश की भाषा, लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है। और ना तो वो वहां के लोगों की भाषा समझ पाएगा और वहां के लोग ना तो यहाँ के जो मुखिया है उसकी भाषा को समझ पाएंगे। तो ये दिक्कत होगी मुखिया और जनता में। तो इसलिए अलग अलग क्षेत्र से भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठती ही जा रही थी। अब इनकी मांगों को स्वीकारने के लिए सबसे पहले एक समिति गठित होती है, एसके-धर समिति। यह समिति का गठन होता है जून 1948 में। तो याद रखना जून 1948 में एसके-धर आयोग का गठन होता है, एसके-धर आयोग, ठीक है, एसके-धर आयोग। इसे एसके-धर यानी इसी का पूरा नाम है श्याम कृष्ण धर, श्याम कृष्ण धर आयोग।
जो श्याम कृष्णधर आयोग ये गठित किया जाता है और ये गठित किया जाता है, ठीक है। और इनको बोला जाता है कि आप देखिए कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं कि नहीं। तो जो ये समिति है एस्केदर समिति, इसने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अपनी रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। भाषा के आधार पर राज्य बनाने से इस समिति ने मना कर दिया। अब इसके बाद में जो भाषा के आधार पर राज्य की जो मांग कर रहे थे, उन राज्यों में आंदोलन शुरू हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मांग उठ रही थी वो आंध्र प्रदेश को राज्य बनाने की मांग उठ रही थी। वहां के तेलुगु भाषियों ने आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने के लिए वहां पर आंदोलन उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो अब जब भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए जब आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं, तो इनकी मांगों को स्वीकारने के लिए फिर एक और दूसरी समिति का गठन होता है दिसंबर 1948 में ही। याद रखना, दिसंबर 1948 में ही एक समिति बनती है, जेवीपी समिति। तो ये जो जेवीपी समिति या इसी को कहते हैं हम जेवीपी आयोग, ठीक है। तो ये जेवीपी समिति का गठन किया जाता है और इनसे कहा जाता है कि आप देखिए कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं कि नहीं। तो ये जो समिति थे इसमें 3 लोग थे। एक था इसमें जवाहरलाल नेहरू, एक थे इसमें जवाहरलाल नेहरू और दूसरा इसमें थे वल्लभ भाई पटेल साहब इसमें थे। और तीसरा इसमें जो व्यक्ति था वो थे पट्टाभी सीता रमैया। तो ये 3 लोगों की ये एक समिति गठित की गई थी और इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि आप देखिए कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जा सकता है कि नहीं। तो होता क्या है आगे, यह समिति 1949 में, याद रखना अप्रैल 1949 में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद में यह समिति भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए यह समिति भी मना कर देती है, ठीक है। इनके अनुसार भी भाषा के आधार पर राज्य बनाए नहीं जा सकते। इन्होंने यह तर्क दिया था कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य न बनाकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए। इन्होंने ये बात कही थी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जब भारत 47 में जब आजाद होता है तो जो छोटी छोटी रियासत थी, इन रियासतों को मिलाकर हमने एक अखंड भारत का निर्माण किया था, ठीक है। और ये इसमें मुख्य जो भूमिका निभाई थी वो निभाई थी किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। तो इन्होंने ये तर्क दिया था कि हमने जो छोटे छोटे भारत जो छोटे छोटे टुकड़े में बंट गया था उसको मिलाकर जब हमने एक अखंड भारत का निर्माण किया है, तो अब हम पुनः क्या करने जा रहे हैं? वापस इसके भाषा के आधार पर छोटे छोटे टुकड़े करने जा रहे हैं, क्योंकि भारत विविध भाषा वाला देश है, यहाँ पर कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। अगर हम भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तो भारत में से कई सारे राज्य बनाने पड़ेंगे और पुनः फिर भारत क्या होगा? छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया। अब इसके बाद होता क्या है कि आंध्र प्रदेश में आंदोलन तेज हो जाते हैं, ठीक है। वहां पर आंदोलन उग्र हो जाते हैं और वहां के जो आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे पोट्टी श्री रामुल्लू। याद रखना, आंध्र प्रदेश में जो आंदोलन कर रहे थे वहां के जो आंदोलन के प्रमुख थे वो थे पोट्टी श्री रामुल्लू, ठीक है। तो ये जो पोट्टी श्री रामुल्लू यहाँ के आंध्र प्रदेश के आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे और इन्होंने यहाँ पर आंदोलन को तेज कर दिया और ये 56 भूख हड़ताल पर ये बैठ गए। तो भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और 56 दिन के आमरण अनशन के बाद में पोट्टी श्री रामुल्लू की मृत्यु हो जाती है। अब इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो वहां पर आंदोलन और तेज हो जाता है, आंदोलन और उग्र हो जाता है। तो इस आंदोलन को दबाने के लिए हमारे जो जवाहरलाल नेहरू है ये जाते हैं आंध्र प्रदेश और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दे देते हैं। 1 अक्टूबर 1953 को पंडित जवाहरलाल नेहरू आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य का दर्जा दे देते हैं। तो इस प्रकार से 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बनता है। अब हुआ क्या? आंध्र प्रदेश को जब राज्य गठित कर दिया भाषा के आधार पर, तो जो जेवीपी समिति ने कहा था उसी के अनुसार फिर भारत के अलग अलग भाषा वाले क्षेत्र से भाषा के आधार पर राज्य की मांग उठने लगी। अब भाषा के आधार पर जब मांग उठने लगी तो इनकी मांगों को स्वीकारने के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है जिसे हम कहते हैं फजल अली आयोग, ठीक है। तो 29 दिसंबर 1953 को
याद रखना 29 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग का गठन किया जाता है। फजल अली आयोग का गठन किया जाता है। फजल अली आयोग, इसी को हम कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। तो ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है ये कब गठित होता है? 29 दिसंबर 1953 को इसका गठन होता है। ये जो फजल अली आयोग है इसमें भी 3 सदस्य हैं। एक तो खुद फजल अली जो इस आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो याद रखना इस आयोग के जो अध्यक्ष थे राज्य पुनर्गठन आयोग के, वो थे कौन? फजल अली, ठीक है। तो फजल अली को यहाँ के इस आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। और जो सदस्य थे इसमें, जो शेष जो 2 सदस्य थे वो थे, एक तो थे इसमें के.एम. पाणिकर और दूसरा थे इसमें हृदयनाथ कुंजरू। तो ये 2 इसके सदस्य थे और फजल अली इसके अध्यक्ष थे इस आयोग के, ठीक है। और इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप देखिए कि भारत में भाषा के आधार पर और कितने राज्य बनाए जा सकते हैं। तो याद रखना फजल अली आयोग कब गठित होता है? तो ये आयोग गठित होता है 29 दिसंबर 1953 को। अब 30 सितंबर, आगे याद रखना 30 सितंबर 1955 को यह आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। 30 सितंबर 1955 को यह आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और अपनी रिपोर्ट में यह आयोग 16 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाने की मांग करता है। 16 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की यह मांग करता है, ठीक है। कौन सा आयोग? याद रखना फजल अली आयोग। अब इस आयोग की सिफारिश पर हम 7वां संविधान संशोधन हमारे संसद में 7वां संविधान संशोधन होता है। कब? 1955 में 7वां संविधान संशोधन होता है और इस संशोधन के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 स्थापित किया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो ये 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 स्थापित होता है और इसी संशोधन के द्वारा भारत में 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। याद रखना इस आयोग के द्वारा 16 राज्य बनाने की मांग की गई थी, लेकिन संसद में कितने राज्य बनाए जाते हैं? 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश इस आयोग की सिफारिश पर बनाए जाते हैं। कब बनाए जाते हैं? 1 नवंबर 1956 को। तो इन्हीं 14 राज्य में शामिल है एक हमारा मध्य प्रदेश। तो याद रखना इन्हीं 14 राज्य में हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल है। तो इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश का भी गठन होता है। दोस्तों हमने देखा 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश अस्तित्व में आता है। 1 नवंबर 1956 को। तो यहाँ प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को। किस आधार पर किया गया था? तो याद रखना भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन होता है, ठीक है। अब जो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को होता है, तो 56 से पहले हमारा मध्य प्रदेश 3 प्रांत में यानी 3 भाग में बटा हुआ था। तो इन तीनों भागों को मिलाकर ही मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है, ठीक है। तो ये जो तीनों भागों को मिलाकर जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था तो उसमें से भी कुछ परिवर्तन हुआ। कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र में गए, कुछ क्षेत्र राजस्थान में गए और कुछ क्षेत्र राजस्थान का मध्य प्रदेश में शामिल हुआ। तो कौन कौन से शामिल हुए? तो याद रखना जो हमारा पार्ट ए था, पार्ट ए जो था, पार्ट ए जिसको हमने बोला था सीपी एंड बरार प्रदेश। तो जो पार्ट ए है, इस पार्ट ए में से आप देखोगे बुल्डाना, पार्ट ए में से याद रखना बुल्डाना, अकोला, बुल्डाना, अकोला, अमरावती और यवतमाल। फिर आगे आप देखोगे वर्धा, नागपुर, भंडारा और एक जिला आता है इसमें चांदा। तो ये जो 8 जिले हैं, ये 8 जिले पार्ट ए के, जो मध्य प्रदेश का जो पार्ट ए था सीपी एंड बरार प्रदेश, उसमें से ये 8 जिले निकालकर ये मिला दिए गए किसमें? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में मिला दिए गए पार्ट ए के। फिर इसके बाद में जो पार्ट बी मध्य भारत जो आता क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का जो मध्य भारत है वाला जो हिस्सा था पार्ट बी, इस पार्ट बी में से बी में एक जिला आता है मंदसौर जिला। याद रखना ये जो मंदसौर जिला है, इस मंदसौर जिले की एक तहसील आती है भानपुरा तहसील। इस भानपुरा तहसील में गांव आता है सुनेल
सुनेल टप्पा, याद रखना ये गांव है सुनेल टप्पा। तो ये मध्य प्रदेश वाला जो मध्य प्रदेश का जो पार्ट बी है, इस पार्ट बी में से ये जो सुनेल टप्पा है, ये सुनेल टप्पा मिला दिया गया किसमें, राजस्थान में, ये राजस्थान में मिला दिया गया। और राजस्थान में गांव आता है सिरोंज गांव, याद रखना ये राजस्थान में गांव आता है सिरोंज, ठीक है। और इस सिरोंज गांव को राजस्थान से काटकर ये मिला दिया गया कहां पर, हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा में, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखोगे पार्ट बी में से मंदसौर के भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा राजस्थान को मिला, और राजस्थान का जो सिरोंज गांव है ये किसको मिला, हमारे मध्य प्रदेश को मिला। फिर जो पार्ट सी था, ये जो पार्ट सी था, ये संपूर्ण पार्ट सी यानी कि जो संपूर्ण जो विंध्य प्रदेश है, ये संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मिला लिया गया किसमें, हमारे मध्य प्रदेश में। तो पार्ट सी का संपूर्ण विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में मिला, और बी का भी संपूर्ण हिस्सा मिला, केवल सुनेल टप्पा राजस्थान को मिला। और पार्ट ए से ये 8 जिले महाराष्ट्र को मिले, और बाकी शेष जो भाग है वो मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। तो इस प्रकार से इन तीनों भागों को मिलाकर एक हमारा नवगठित मध्य प्रदेश अस्तित्व में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार 56 में हमारा मध्य प्रदेश का गठन होता है। अब 56 के बाद में मध्य प्रदेश में आज तक आंतरिक पुनर्गठन जारी है, और क्या क्या आंतरिक पुनर्गठन हुआ इस पर चर्चा करेंगे हम अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।